हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी से संबंधित जो भी सिलेबस में है, सामान्य हिंदी के सिलेबस में उसका संपूर्ण मैराथन 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन में आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन हम मैक्सिमम लेकर आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। और अपना परीक्षा नज़दीक आ चुका है, 13 तारीख को और 20 तारीख को आपका परीक्षा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मूर्धन्य व्यंजन हैं, मूर्धन्य व्यंजन हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन यानी कि मूर्धा से जो ध्वनि निकलती है, यहाँ पर ट वर्ण ऐसा है जिसकी ध्वनि मूर्धा से निकलती है, और पै की ध्वनि मूर्धा से नहीं निकलती है, स की भी नहीं मूर्धा से निकलती है, और य की भी ध्वनि मूर्धा से नहीं निकलती है। केवल ट वर्ण ऐसा है जो मूर्धन्य व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, न, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा से है, कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा कह रहा है। तो आप जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा, इनमें कक्षा जो है ये समूहवाचक, समूह का बोध करा रहा है। कक्षा जैसे सेना हो गई, कक्षा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और ये बुढ़ापा जो है पहला लिखा है, ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमारवाचक विशेषण है, परिमारवाचक विशेषण कह रहा है। परिमार का जिन विशेषण शब्दों से परिमार का बोध होता है, यानी कि परिमार, कोई परिमार मात्रा का बोध होता है। परिमार मतलब होता है मात्रा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो का बोध होता है, तो उसे हम परिमारवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 5 किलो राइट आंसर हो जाएगा। क्या छोटा परिमारवाचक होगा? छोटा कोई परिमार थोड़ी होता है, मापतौल थोड़ी ना होता है छोटा। पापी भी नहीं मापतौल होता है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा तो क्रमांक होता है ना, एक क्रमवाचक विशेषण है, एक परिमारवाचक विशेषण है। केवल सी ऑप्शन है, यही परिमारवाचक विशेषण है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए तो संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे संख्या का बोध होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आपको आंसर हमारे देने से पहले ही आप जान गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें 3 है, 3 हमारा संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति यानी कि कारक के लिए कह रहा है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, ऐसे होता नहीं, 8 कारक होते हैं। तो 8 कारकों में कह रहा है अधिकरण कारक, इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होगी? तो अधिकरण का कारक की विभक्ति वह होती है, तो अधिकरण में पर आता है, पर अधिकरण में आता है। जैसे पेड़ पर राम बैठा है, तो यहाँ पर इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में कर्ता कारक है, और ऑप्शन बी में कर्म कारक है, और ऑप्शन ए में अपादान कारक है। ये भी बात याद रखिएगा, अपादान के लिए, और उसके बाद होता है ऑप्शन बी संप्रदान से और कर्ता ने। आप इन कारकों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन इस एग्जाम में बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संप्रदान की विभक्ति, संप्रदान की विभक्ति देख लेते हैं। संप्रदान की विभक्ति है, तो संप्रदान की विभक्ति क्या होगी? इनमें से संप्रदान की विभक्ति होगी के लिए,
के लिए संप्रदान की विभक्ति होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी कि के लिए हमारी संप्रदान की विभक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कह रहा है कि बहुत से, यहाँ पर कह रहा है सीधे सीधे बहुत से बच्चे। बहुत से का मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं है। कोई जब संख्या निश्चित नहीं होती है तो कौन सा विशेषण होता है? तो हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जब बहुत से की बात की जाए, बहुत कम, बहुत से, इनमें संख्या निश्चित नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य का विशेषण, आलस्य का विशेषण होगा आलसी। आलसी आलस्य का विशेषण होगा। आलस इसका विशेषण नहीं होगा। आलसी भी नहीं होगा, आलसीपन भी नहीं होगा। आलसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। निपट विशेषण है। निपट जो शब्द है ये विशेषण है, बाकी सभी शब्द विशेषण में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक विशेषण कौन सा है? तो निश्चयवाचक विशेषण की बात की जाए जिनमें कोई चीज़ निश्चित होता है, यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम में कोई चीज़ निश्चित होता है उसे निश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। तो निश्चयवाचक विशेषण जैसे हमने कहा कि वह पुस्तक बहुत सुंदर है, वह लड़का जा रहा है, यह किताब है, वह मेज है, तो वह है यह जो हो गया ये निश्चयवाचक विशेषण में आता है। तो निश्चयवाचक विशेषण में इनमें आएगा ऑप्शन बी, यह निश्चयवाचक विशेषण है। क्या निश्चयवाचक विशेषण है? क्या निश्चयवाचक विशेषण में नहीं आएगा? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा? कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा? कुछ यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल का स्त्रीलिंग पूछा है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? 12वां प्रश्न पूछा है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन ई जो है बाला। बाला बाल का सही स्त्रीलिंग होगा, न कि बालिका। बालिका स्त्रीलिंग बाल का नहीं होगा, एकदम सही होगा बाला। बाला बाल का होगा, बाला स्त्रीलिंग। आज से यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री का पुल्लिंग है। कवित्री का पुल्लिंग पूछा है। कवित्री का पुल्लिंग क्या होगा? कवित्री का पुल्लिंग होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन एच कवि। कवि कवित्री का पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का स्त्रीलिंग। साधु का स्त्रीलिंग होता है, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। साधु का होता है साध्वी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है तो वही हो गया कवि का कवित्री, कवित्री का कवि। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा इसलिए राइट होगा क्योंकि ऑप्शन बी सही उच्चारण है, सही उच्चारण प्रकट कर रहा है और बाकी सभी गलत उच्चारण प्रकट कर रहे हैं। कवित्री का मीनिंग ऐसा नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे भी नहीं होता है। याद रखिएगा कवित्री ऐसे होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवित्री का सही शब्द चुनिए, तो ऐसे होगा सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी जो शब्द होता है उसमें कौन से शब्द का बोध होता है, कौन से विशेषण का बोध होता है? तो उनमें हम जानते हैं कि परिश्रम जो होता है वो
गुण के अंतर्गत आता है। परिश्रम जो होता है वो गुण के अंतर्गत आता है। आदमी परिश्रमी है वह इसका एक गुण है, आदमी मेहनती है वह उसका एक गुण है, आदमी ईमानदार है वह उसका एक गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं? सकर्मक क्रिया वे होती हैं जो जिनका काम सकर्मक और अकर्मक यही दो क्रिया होती हैं। मतलब अगर कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सकर्मक और अकर्मक यही दो क्रिया होती हैं। सकर्मक क्रिया वह होती हैं जिनमें कुछ कार्य होता है, कुछ कार्य हो रहा है। किस विकल्प में हो रहा है आइए देखते हैं। तो विकल्प नंबर ए है छूटना। छूटना जो है ये जो है छूटना, यानी कि ट्रेन कहीं छूट रही है तो ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन जब चल रही है तो कार्य हो रहा है। ये जानिए ट्रेन अगर चल रही है तो कार्य हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो कार्य हो रहा है नहीं, ये अकर्मक क्रिया होगी। लेटना अकर्मक क्रिया होगी। तड़पड़ाना ये अकर्मक क्रिया होगी। पिघलना ये अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि स्थिर होकर कोई कार्य हो रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। अगर वह गतिशील होकर काम हो रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। यानी कि इसमें भाववाचक संज्ञा बताना है। 18वें क्वेश्चन में बताना है भाववाचक संज्ञा। तो मानव का शब्द का सही भाववाचक संज्ञा होगा मानवता। मानवता इसका सही भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी भाषा में किन ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से बोला और लिखा जाता है? तो व्यंजन होगा? व्यंजन तो नहीं होगा। व्यंजन को स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा नहीं जा सकता। इनको करने के लिए, व्यंजन का प्रयोग करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। वर्ण भी नहीं होगा, अक्षर भी नहीं होगा। इन सभी के लिए स्वतंत्र रूप से आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी स्वर है। तो स्वर के लिए स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला और लिखा जा सकता है। स्वर को हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जा सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा स्वर के साथ जाएगा। तो स्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। कह रहा है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रयोग के अनुसार अगर कोई परिवर्तन न हो तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें प्रयोग के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। और विकारी शब्द कौन होते हैं? जिनमें प्रयोग के साथ परिवर्तन होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 20वें क्वेश्चन का, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनमें प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा का चयन करना है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा इसमें से ऑप्शन बी पुस्तक। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जो होती है वो जाति का बोध कराती है। पुस्तक की समस्त पुस्तकें एक जाति के अंतर्गत आती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी पुस्तक। अन्य सभी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे कि शैशव है ये भाववाचक संज्ञा। शैशवावस्था जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होती है। और अगला है लोहा जो होती है वो पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, यानी कि पुस्तक हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन वाक्य में संप्रदान कारक है? यानी कह रहा है कि किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चयन करना है। तो संप्रदान कारक का चयन करने के लिए हम जानते हैं कि संप्रदान कारक में ने और को आता है। ने और को आता है। तो ने और को किस वाक्य में आया है? तो इसमें है
ने निर्धनों को कंबल दिए, तो इसमें तो ने और को आया है, तो ये संप्रदान कारक हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, यह संप्रदान कारक नहीं है। अगला है राम घर पर सोता है, तो अधिकरण कारक है। निसार खेलता है, ये भी संप्रदान कारक नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, संप्रदान में ने आता है। संप्रदान में याद रखिएगा ने शब्द आता है। ने और को संप्रदान कारक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम होगा? वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः है। अगर स्वतः का उल्लेख है इसमें, यहाँ पर देखिए स्वतः मतलब अपना, निजत्व का भाव है। जब निजत्व का भाव है तब यहाँ पर हमारा विकल्प डी के साथ राइट आंसर चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालव्य व्यंजन है, यानी कि जो व्यंजन ताल से हम अपने बोलते हैं वही तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो आइए देखते हैं। तालव्य व्यंजन है इसमें से च, छ और ज और झ, ये चारों के चारों तालव्य व्यंजन हैं और ये चारों तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप इस बात को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तालव्य, मूर्धन्य, उसमें अंतःस्थ, ये सभी व्यंजन से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है। आप एग्जाम में जाइएगा तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीडीएफ में ही छुप गया है, तो कोई बात नहीं। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और किसी दोस्त या किसी भाई को यह आवश्यकता हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।